हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 9 की प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा बागवन के 11वें अध्याय कितना बदला मेरा गाँव। इस कहानी को जो लेखक मान सिंह वर्मा जी द्वारा लिखित है उसको मैं सारांश में प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता आपको मिलती है तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने में सुविधा है। मेरे प्रयास से आपको सुविधा मिल जाए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ लेसन 11 कितना बदला मेरा गाँव। लेखक मान सिंह वर्मा जी ने एक निबंध के रूप में अपने गाँव के में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया है। उनको यह गांव में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है। लेखक मेरठ में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको गांव में इतने ज़्यादा हुए परिवर्तन के बारे में पता नहीं था। उनका एक भाई गांव में रहते हैं जो कृपाल सिंह का परिवार है। काफ़ी दिनों के बाद जब लेखक अपने गांव कृपाल सिंह अपने भाई के पास जाते हैं तो जो परिवर्तन उनको दिखता है उससे लेखक अवाक हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि लेखक का जो गाँव है वो समकोला गाँव है, जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नाम का एक शहर है। वहाँ से एक गुलावटी कस्बा है, वहाँ से होते हुए इनको समकोला जाना है। तो ये बस के द्वारा मेरठ से गुलावटी जाते हैं और गुलावटी जो है वो काली नदी के तट पर, गुलावटी जो है काली नदी के तट पर बसा हुआ है। पहले इस गांव की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, लेकिन आजकल जनसंख्या 2000 से ऊपर हो गई है और काफ़ी समय से इस गांव में हिंदू मुसलमान सभी बड़े प्रेम से भाईचारे के रिश्ते से निभाते हुए रह रहे थे। और लेखक पहुंचते हैं जब गांव और उनके भाई कृपाल सिंह के परिवार के पास, तो कहते हैं कि उनको गुलावटी जाने के लिए, गुलावटी से गांव तक जाने के लिए, जो इनका समकोला गांव है वहां तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं। पहले तो इक्के तांगे चला करते थे, लेकिन आजकल एक जुगाड़ नाम का एक सिस्टम चल पड़ा है। जो जुगाड़ नाम का सिस्टम यात्रियों को ढोने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। तो लेखक कहते हैं कि ये जुगाड़ क्या है। तो जुगाड़ ये है कि रबड़ के पहियों वाली लकड़ी से बनी हुई एक गाड़ी है। लकड़ी की एक गाड़ी बनी है जिसमें रबड़ के पहिए लगे हैं और उसमें मोटर के नाम पर ज़मीन से पानी खींचने वाले इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह ये छोटा सा एक गाड़ी नुमा जुगाड़ जिसको कह रहे हैं वो बनकर तैयार हो जाता है और मामूली जोड़ तोड़ से ये गाड़ी बन जाती है। और ये बिना लाइसेंस के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना किसी प्रशिक्षण के लोग इसको चला रहे हैं और आसानी से शहर से कस्बे से गांव तक ले जाने का ये जुगाड़ वहाँ काफ़ी प्रचलन में चल पड़ा है। लेखक आगे बोलते हैं कि जब हम बस अड्डे से निकले थे, सड़क पर चलते चलते जैसे ही वो चल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को पहचान कर ये खुशी से उछल पड़ते हैं। गांव के जितने भी लोग इनको जान पहचान के मिलते हैं, लेखक उनसे मिलते हुए बड़ी खुशी महसूस करते हैं और चलते चले जा रहे हैं। अभी एक जान पहचान के व्यक्ति से मिलकर लेखक बड़े उछल पड़ते हैं। लेखक का कहना है कि वो उनका सहपाठी सिरिया है, जिसको देखकर वे बड़े खुश होते हैं। उनके साथ पढ़ने वाला एक उनका मित्र हुआ करता था सिरिया, उससे भेंट हो जाती है। जैसे ही सिरिया से भेंट होती है तो ये अपना जुगाड़ रुकवा लेते हैं और बड़ी खुशी से, सिरिया के बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसके सफ़ेद बालों के ऊपर व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि अरे कहिए बुजुर्गवार, आप कहाँ जा रहे हैं। अपने मित्र के सिर पर चमक रहे सफ़ेद बालों को देखकर थोड़ा चिढ़ाते हुए अंदाज में कहते हैं कि कहिए बुजुर्गवार, आप कहाँ जा रहे हैं, सिर पर पूरी चांदनी खिली हुई है। तो जैसे ही लेखक उसको व्यंग करते हैं सिरिया को, सिरिया भी पलट के जवाब देता है, क्योंकि लेखक की उम्र का ही सिरिया है, लेकिन लेखक उसको बुजुर्गवार कह रहे हैं क्योंकि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो सिरिया भी पलट कर इनको जवाब देता है, मैं तो गांव जा रहा हूँ नौजवान साहब। आपके इनके सिरों पर धौल जमाता और कहता कि आप अपने बाल कहाँ रखाए हैं। यानी लेखक तो टकले हो गए हैं, इनके सिर पे बाल नहीं है और सिरिया के सिर पे बाल है, सफ़ेद हो गए हैं। तो लेखक उनको कटाक्ष करते हैं, बदले में सिरिया भी लेखक को कटाक्ष करते हैं कि आप अपने बाल कहाँ रखाए हैं। मेरे बालों का तो सिर्फ रंग बदला है, आपके तो बाल पूरी तरह से गायब ही हो गए हैं। मित्र एक दूसरे पर व्यंग करके बड़े हंसे, एक दूसरे के ऊपर व्यंग करते हुए हंस के बहुत समय बाद जब मिलते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है
और कहते हैं कि सिरिया को वे अपने जुगाड़ में बैठा लेते हैं। जो गाड़ी से लेखक जा रहे हैं, सिरिया को अपने जुगाड़ में बैठा लेते हैं और घर का हालचाल, गांव का हालचाल सारा कुछ पूछते हुए दोनों मित्र गांव की ओर चल पड़ते हैं। इस बीच धीरे धीरे इनका जो जुगाड़ था वो गुलावटी स्टेशन पार कर चुका। तो जैसे ही गुलावटी स्टेशन लेखक देखते हैं तो कहते हैं, अरे यह क्या, स्टेशन के पार तो आम का बहुत बड़ा बाग हुआ करता था, ये बाग अब कहाँ चला गया। और इन दोनों के बीच में एक बहुत चौड़ा दगड़ा भी था। तो कहते हैं कि इतना बड़ा बाग था, इतना बड़ा दगड़ा है और दगड़े के दोनों ओर लगभग 2 फरलांग तक सैकड़ों जामुन के पेड़ खड़े थे। ये सारा दृश्य लेखक के बचपन में उस गांव में हुआ करते थे। रेलवे स्टेशन के पास जो दगड़े थे वहां पर बहुत सारे जामुन के पेड़ खड़े थे। दगड़ा कहते हैं कच्चे रास्ते को। जब लेखक का स्कूल जुलाई में खुलता था तो ये लोग गुलावटी से स्कूल जाते समय घंटों पेड़ों पे चढ़ के उस कच्चे रास्ते से जब गांव से स्कूल की ओर जाते तो ये लोग पूरे रास्ते जामुन खाते जाते थे। और कहते हैं दगड़े के किनारे पर एक धर्मशाला थी और उसके निकट एक कुआं भी था। राहगीर जो भी उस रास्ते से आते जाते थे वहाँ रुककर धर्मशाला में आराम करते थे और कुएं से शीतल जल से अपनी प्यास बुझाते थे। वह सारा कुछ कहाँ चला गया, वो सारा कुछ वहाँ से गायब हो गया और वहाँ पर एक नए तरह के परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। तो लेखक वही देखकर पूछते हैं कि कहाँ गया कुआं, कहाँ गया धर्मशाला। तो सिरिया बताते हैं कि कुआं तो मिट्टी से भर गया, धर्मशाला खंडहर हो गई, कुछ आम के पेड़ जरूर दिखाई पड़े। लेखक सिरिया से पूछते हैं यह सब कैसे हुआ। तो कहते हैं कि बाग तो कई वर्ष पहले कट चुके हैं और कह रहे हैं कि इस बाग के कटने का दर्द आसपास के गांव वालों को सभी को था। लेकिन बूढ़े बाग वाले के निधन के बाद उनकी संतानों ने बाग की साज संभाल नहीं कर पाने के कारण उस बाग को कटवा दिया और पहले इस बाग के आम लाखों में बिकते थे, बाद में हज़ारों में आ गए और जब लाभ का सौदा नहीं रह गया, आम का बगीचे से फला हुआ आम जब लाभ का सौदा नहीं रह गया तो उत्तराधिकारियों ने उसको कटवा दिया और इसी से लगा हुआ जगना पंडित का जो बेरी का बाग था वह भी कट चुका है। सिरिया बताते हैं लेखक को। जैसे ही लेखक इस चीज़ को सुनते हैं लेखक के हृदय में बड़ा दुख होता है। हाँ, वही बेरी का बाग, जगना पंडित का बेरी का बाग जिसमें चोरी करते हुए तुम एक बार पकड़े गए थे और तुम बेर वालों को बेर तुलवाने आने का कहकर तुमने अपने बचाव किया था। तो पके बेर को तुलवाने के लिए तुम लाने जा रहे हो उनके पास, ऐसा कहकर तुमने अपना बचाव किया। लेखक मानसिंह वर्मा उनसे कहते हैं। सिरिया कहते हैं वास्तव में मैं तुलवाने ही जा रहा था और चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, लेकिन वास्तव में मैं उनको तुलवा कर उनके पैसे ही देने जा रहा था। सचमुच पके तो बेर तोड़कर मैं बेरी वाले के पास जा रहा था तुलवाने के लिए। बार बार अपनी बात की सफाई देते हुए सिरिया कहते हैं। बातों बातों में सिरिया और मानसिंह वर्मा दोनों जब बातें करते हुए आगे चले जा रहे हैं तो यात्रा के बीच में पड़ने वाला बरमदपुर गांव कब का निकल गया किसी को पता नहीं चला। और मानसिंह जी कहते हैं कि धीरे धीरे बरमदपुर गांव निकल गया और पश्चिम में बहने वाले रजवाहे पुल पर आ गए ये लोग, किंतु रजवाहे में पानी नहीं चल रहा था। तो कहते हैं वो मिट्टी से लगभग पूरा भर चुका था। रजवाहा का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी ऐसा नहर या नाली जैसा कुछ जो नदी से काटकर बनाया जाता है उसको रजवाहा कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही वो रजवाहे के पुल पर पहुंचते हैं, एक बड़ा सा नाला जो नदी काटकर बनाया गया था उसके ऊपर पुल बनाया गया था, ब्रिज बनाया गया था। उस ब्रिज पर चढ़ते हुए इनको वो रजवाहे के पुल की बात याद आती है कि यहाँ कभी नदियों से काट कर निकाले गए नालियाँ थीं, नाले थे जिससे खेतों की सिंचाई होती थी। तो रजवाहे में पानी नहीं चल रहा है, यानी वो नालियाँ अब बंद हो गई हैं और वो मिट्टी से लगभग पूरी तरह बंद हो गई हैं। ये देखते हुए लेखक ने सिरिया से पूछा क्या अब इसमें पानी नहीं चलता है। सिरिया ने कहा कि इससे पानी चले तो वर्षों बीत गए, यानी ये जो रजवाहा था जो नदी को काट कर नालियाँ बना कर खेतों को सिंचाई के लिए नालियों के द्वारा पानी को ले जाया जाता था, वो नालियाँ वो रजवाहे आज बंद हो गए हैं, उसमें मिट्टियाँ भर गई हैं। कई बार सफाई कराकर सरकार ने इस रजवाहे में पानी चलाना शुरू किया लेकिन वो फिर बंद हो जाता है, सिरिया ने बताया। तो लेखक मानसिंह वर्मा पूछते हैं कि गांव में सिंचाई कैसे होता है। तो सिरिया ने बताया कि ज़्यादातर लोगों ने ट्यूबवेल लगा लिया है। जो किसान अपना ट्यूबवेल नहीं लगा पाए
वो किसी के ट्यूबवेल से किराए पर पानी ले लेते हैं, ऐसा सिरिया ने बताया। पहले जो रजबहे से पानी चल जाता था और खेतों की सिंचाई हो जाती थी, आज जब रजबहा बंद हो गया है तो सारे गांव वालों ने, जितने भी किसान हैं, वो कुछ ट्यूबवेल लगा चुके हैं। जिनके पास ट्यूबवेल नहीं है वो लोग किसी की ट्यूबवेल वालों से पानी किराए पर लेते हैं। ऐसा नियम चल गया है। लेखक बोलते हैं मान सिंह वर्मा कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक पैसा देकर ज़मीन से पानी निकाला जाएगा और ज़मीन से पानी निकाल कर मोटर के द्वारा किराए पर लेकर लोग सिंचाई करते रहेंगे। मोटर लगाकर पानी निकालने से ज़मीन का जल स्तर भी तो कम हो जाता है। पहले नदियों का जल नाले के द्वारा बहाकर खेतों की सिंचाई होती थी, जिसमें नदियों के पानी का इस्तेमाल हो जाता था और किसानों को भी पानी के लिए पैसा देना नहीं पड़ता था, उनको भी फ्री पानी मिल जाता था। तो दोनों हालत में अगर नदियों से रजबहे बंद हो गए हैं और पानी किसानों को पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है और मोटर से, जो ट्यूबवेल में मोटर लगी रहती है, उसके द्वारा जब पानी की खिंचाई होती है तो उससे मिट्टी के अंदर से जब ज़्यादा पानी निकाला जाएगा तो मिट्टी के नीचे का जल स्तर भी और नीचे चला जाएगा। ये चिंता प्रकट करते हैं मान सिंह वर्मा, हमारे लेखक। जुगाड़ वाले अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं, सिरिया बताते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा ही होने वाला है। मई जून में मिट्टी के नीचे का जल स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि मोटर से भी पानी खींचा नहीं जा सकता है, नहीं आ पाता है। सिरिया ने इस बात की पुष्टि की कि बार बार ट्यूबवेल से जब मोटर के लगाकर हम मिट्टी के नीचे का पानी का खिंचाव करेंगे तो वहाँ जब जल स्तर नीचे चला जाएगा तो बाद में वहाँ से मोटर के द्वारा भी खींचना संभव नहीं रह जाएगा। सिरिया ने कहा कि अभी आजकल होने लगा है, मई जून में पानी खींचना आसान नहीं रह गया है। जुगाड़ धीरे धीरे, जिस गाड़ी पर, जुगाड़ की गाड़ी पर चढ़कर ये दोनों आ रहे थे, धीरे धीरे गांव में घुसने लगा। लेखक देखते हैं, अरे यह तो यहाँ एक जोहड़ था, जोहड़ के ऊपर ये मकान किसने बना लिए। तो जोहड़ एक तरह का कच्चा तालाब होता है जिसको जोहड़ कहते हैं। तो लेखक देखते हैं कि गांव में जब गाड़ी घुसने लगी उनकी तो देखते हैं कि एक जोहड़ जहाँ पर था वहाँ पर अब एक मकान बना हुआ है। तो वो देखकर पूछते हैं कि ये जोहड़ कहाँ गया है, तो घर किसने बना लिया। तो कह रहे हैं कि यही नहीं, गांव में जो तीन तीन जोहड़ थे वो सारे भर गए हैं। 2 के ऊपर तो खेती की जा रही है, 1 के ऊपर तो आप देख रहे हैं घर बना हुआ है। तीन जो गांव में जोहड़ थे, कच्चे तालाब थे, वो अभी बंद पड़े हैं। वो तालाब या तो उसको भर के खेत बना दिया गया है या उसके 1 के ऊपर घर बन गया है। लोगों ने मकान भी बना लिए हैं। सिरिया इस बात को, सारे गांव की स्थिति को सिरिया बताता चलता है और मान सिंह वर्मा यह गांव की हालत देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे चलेगा, ना जोहड़ है, ना आम के पेड़ हैं, ना रजबहे हैं जिससे पानी मिला करता था। तो गांव में ये जो परिवर्तन हो रहा है इसका समय समय पर बहुत बड़ा असर आएगा कुछ समय बाद। अब उन्होंने कहा कि एक जोहड़ था, एक जो कच्चा तालाब था, चचा बुद्धू का एक जोहड़ हुआ करता था। लेखक बताते हैं कि उसमें सिंघाड़े बड़े मीठे होते थे। वो पानी वाले सिंघाड़े चचा बुद्धू के जोहड़ के तो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो लेखक को सिरिया बताते हैं कि चचा बुद्धू तो अब रहे नहीं, उनके पोते पेतियों ने जमीन पर साग सब्जी उगा डाला और जोहड़ बंद हो गया। सिरिया ने ऐसा बताया। तो लेखक बड़े चिंतित होते हैं और कहते हैं कि जोहड़ों का ना रहना जल स्तर का नीचे जाने का बड़ा कारण हो जाएगा, क्योंकि पहले के ज़माने में जब मिट्टी के कच्चे तालाब हुआ करते थे उसमें पानी रहा करता था, तो धीरे धीरे उन तालाबों के द्वारा पानी ज़मीन में रिसता रहता था, तो ज़मीन के नीचे पानी का लेवल या स्तर बना रहता था। अगर सारे जोहड़ भर दिए जाएं तो ज़मीन में पानी पहुंचेगा कहाँ, और जब ज़मीन में पानी नहीं पहुंचेगा तो मोटर के द्वारा भी खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जल का स्तर और नीचे नीचे चला जाएगा। अब सिरिया इस बात पर कहते हैं, मान सिंह वर्मा की बात सुनकर वो भी दुखी होते हैं, कहते हैं आप ठीक कहते हैं, सरकार को जोहड़ों को पुनर्जीवित करना चाहिए। इस संबंध में कई बार गांव में पंचायत हुई है और कुछ लोगों को जोहड़ पुनः खोदे जाने पर कई लोग विरोध भी करते हैं। कुछ लोग तो मदद के लिए खड़े होते हैं कि हाँ जोहड़ दोबारा होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जोहड़ों का विरोध करते हैं। तो उन्होंने गांव वालों को, लेखक बताते हैं, मान सिंह वर्मा जी कहते करे गांव वालों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जोहड़ नहीं खोदने देने का, नहीं बनाने देने का बड़ा नुकसान होगा, ऐसा चेतावनी देते हुए मान सिंह वर्मा सिरिया से कहते हैं। और धीरे धीरे ये बातें करते करते घर आ जाता है और सिरिया जुगाड़ रुकने का
संकेत करते हैं। वो गाड़ी वाला जो जुगाड़ वाली गाड़ी है उसको रुकने का संकेत देते हैं। कहते हैं कि छोटे भाई कृपाल सिंह का परिवार वहाँ निकलकर वहाँ आते हैं और जुगाड़ को किराया देकर विदा करते हैं। और भतीजे नीरज सूटकेस उठाकर मान सिंह वर्मा जो अपने भाई के घर आए थे, तो भतीजा उनका सूटकेस उठाकर घर के अंदर रखता है और बरामदे में 3-4 चारपाइयाँ डाल दी जाती हैं और प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी, और वहाँ लोगों का जमघट और बातचीत शुरू हो जाता है। क्योंकि मान सिंह वर्मा बहुत दिनों के बाद गांव आए हैं तो सभी से मिलना जुलना प्रारंभ हो जा रहा है। क्योंकि लेखक के आने की खबर गांव में बिजली की तरह फैल जाती है और पहले के ज़माने में कोई भी आता था तो उससे मिलने के लिए सभी आया करते थे। यह बात है कि पूरा मोहल्ला, वो पूरे गांव में जितने लोग थे सब लेखक से मिलने आते हैं, क्योंकि वह सब एक ही परदादा की संतान है। वो आपस में सब एक ही परिवार के हैं और सभी लोग आराम से उन चारपाइयों पर और कुर्सियों पर बैठे बातचीत हो रही है और सभी एक ही परदादा की संतान हैं। कृपाल से सब हाल चाल पूछे। भाई अमर सिंह, टेकराम, तारा, श्यामलाल, होशियार, कीर्ति बाबू, रूपा, सब हम उम्र वाले लेखक के साथ इकट्ठे होकर बातों का सिलसिला जो शुरू होता है, कौन किसके कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, सारी जानकारियाँ एक दूसरे से ली जा रही हैं। कौन नौकरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी बातें एक दूसरे से बातें करते करते वो लोग गांव में बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। और इसी बीच भतीजा नीरज चाय लेकर आ जाता है और ट्रे में बिस्किट है। चाय देखकर मान सिंह वर्मा पूछते हैं, अरे चाय लाए हो? क्योंकि गांव में ये आश्चर्य का कारण ये था कि गांव में पहले किसी के आने पर उसका स्वागत दूध या दही या छाछ या लस्सी से होता था, आज चाय से हो रहा है। मान सिंह वर्मा जी आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं कि चाय लाए हो? नीरज थोड़ा सकपका जाता है, लेकिन रूपा जो उनके परिवार के एक भाई जैसे हैं वो बोलते, अरे चाचा जी, अब गांव में भी मेहमानों का स्वागत चाय से ही होता है, दूध के गिलासों से नहीं। क्यों नहीं? गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया? ऐसा मान सिंह वर्मा ने हंसकर पूछा। तो कहा कि नहीं, गाय भैंसे तो बेचारी ठीक ही दूध दे रही हैं, लेकिन अब वो घर ना आकर डेयरी पर चला जाता है। वो दूध सारे डेयरी पे बिक जाते हैं और अब घर वालों को या बच्चों को दूध, दही, घी, मट्ठा कम ही नसीब होता है, ऐसा रूपा भाई ने बताया। पूछते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों को दूध दही जब नहीं मिल रहा है, गाय जब दूध दे रही है तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने सारी बातें बताई कि दूध दही अब डेयरी पर बिक जाता है और घर वालों को बहुत कम मिलता है। तो रूपा या और लोगों ने उनको बताया कि जब आपने गांव छोड़ा था तो मोहल्ले में 50-60 लोगों का परिवार इस गांव में रहता था। अब वे 300 से ज़्यादा हो गए हैं। जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, 8-9 हज़ार से ऊपर पूरी जनसंख्या हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। और जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ा है, उस अनुपात में ज़मीन तो नहीं बढ़ी, ज़मीन बट गई है भाई भाई में। किसान छोटे हो गए हैं, क्योंकि पहले ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे, अब लोग बढ़ गए हैं, परिवार में जितने भाई हैं सबका बंटवारा हो रहा है, तो ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, ज़मीन कम होती जा रही है। इस तरह किसान भी छोटे हो गए हैं। गेहूँ, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि की कीमतें बढ़ी अवश्य हैं, लेकिन उसमें आने वाली लागत भी बढ़ गई है। ये सारे खेती के सामान जो तिलहन है, दलहन है यानी दाल है, तेल का सरसों वरसों है, ये सारे कुछ का दाम बढ़ गया है। तो दाम तो बढ़ा है ठीक, लेकिन उसमें जो हम लगाता थे, लागत जो लगती थी वो भी तो बढ़ गई है। पहले कम पैसे में बीज लग जाते थे, खेतों में उतनी उर्वरक या खाद नहीं डालना पड़ता था, अभी तो खेती में भी खर्च हो गया है, तो लागत भी बढ़ गई है। अब किसान हल बैल से कोई नहीं जोतता, अब तो ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है, रहट से नहीं, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। तो इस तरह बहुत सारे खेती में भी परिवर्तन हो गए हैं जो खर्चीले हो गए हैं। तो कह रहे हैं लेखक आगे बता रहे कि रासायनिक खादों के बिना तो आजकल खेत उगाना ही, फसल उगाना असंभव है। इन सब के कारण अब खेती जो है लाभ का सौदा नहीं रह गई है। अब किसान मात्र खेती पर निर्भर नहीं रह सकता है, उसके जीने के लिए उसको मुर्गी पालन, पशुपालन आदि का सहारा लेना पड़ रहा है। और दूध का व्यवसाय उसका अच्छा व्यवसाय है, रूपा ने बताया। गाय रखते हैं और दूध को बेच देते हैं। इस तरह दूध का व्यवसाय जो है सबसे अच्छा व्यवसाय खेती के साथ साथ हो गया है। लेखक बताते हैं कि ऐसी स्थिति में रोजगार परक शिक्षा भी बहुत आवश्यक हो गई है। आवश्यक विकल्प हो सकता है कि बच्चों को थोड़े थोड़े रोजगार का शिक्षा भी, नॉलेज भी दिया जाए। मान सिंह वर्मा जी ये सुझाते हैं। हाँ, भाइयों ने बताया कि ऐसा कोशिश करने पर भी गांव के कुछ बच्चे हैं जो हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं। तो रोजगार परक शिक्षा आप देने के लिए कुछ शिक्षा तो ज़रूरी है। तो बच्चे गांव में पढ़ना नहीं चाहते, हाई स्कूल से ज़्यादा, 10th से ज़्यादा कोई पढ़ते नहीं है,
और बड़ी मुश्किल से बहुत कम लोग आपके बाद ग्रेजुएट हुए हैं और शिक्षा पाने वालों की संख्या बड़ी कम हो गई है। आजकल शिक्षा प्राप्त करने वाले भी कम हो गए हैं। ज़्यादातर बच्चे पुलिस या सेना में सिपाही हो जाते हैं, झट से काम पा जाते हैं, कुछ चौकीदार ड्राइवर हो जाते हैं, पढ़ना कोई बच्चे नहीं चाहते हैं। इस तरह पूरे गांव में 2-3 इंजीनियर, 4-5 वकील हैं, इससे ज़्यादा तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। किसी तरह से अगर पढ़ भी लिख लेते हैं बच्चे तो उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। मैं स्वयं MA राजनीति शास्त्र में किया हूँ, बहुत हाथ पैर पटके लेकिन नौकरी नहीं मिली। अंत में मुझे खेती के शरण में आना पड़ा है। तो ये सारी व्यथा जो गांव की पीड़ा है लोगों की, कुछ तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ लेते हैं उनको भी काम नहीं मिलता है। तो इस तरह की पीड़ा से गांव के लोग गुजर रहे हैं। बातें करते करते मान सिंह वर्मा के साथ सारे लोग बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि रात घिर आई, धीरे धीरे सारे बंधु बांधव अपने घर चले गए। हम लोग भी थके थे, थोड़ा सा स्नान वान करके बिस्तर में भोजन करके बिस्तर में जाने की तैयारी में लग गए। इस बीच देखते हैं कि भतीजे ने मच्छरदानी तान दिया है, मच्छरदानी लगा दिया है। ये शाबाशी देने के स्वर में मान सिंह वर्मा जी बोलते हैं, लेखक हमारे कहते हैं, अरे तुमने मच्छरदानी लगा दिया? तो नीरज बोलता है, हाँ ताऊ जी, यहाँ शाम होते होते मच्छरों की सेना आक्रमण कर देती है, बिना मच्छरदानी के सोना मुश्किल है। लेखक बताते हैं कि पहले गांव में मच्छर नहीं लगा करते थे और किसी मच्छरदानी की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब तो नीरज बताता है कि अब तो हर मौसम में मच्छरों की भरमार रहती है। जब से काली नदी, जो गांव के पास वाली काली नदी है, सूख कर गंदा नाला बन गई है, पानी कम हो गया और लोग गंदगी फेंक रहे हैं, तो गंदा नाला की तरह जब काली नदी बन गई है तब से मच्छरों की सक्रियता ज़्यादा बढ़ गई है। ये बात उस बात को दिखाती है कि जब हम नदियों को गंदा करते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, उसको हम गंदा करने लगते हैं, सारी गंदगी नदियों में डालने लगते हैं, तो धीरे धीरे मच्छर और क्या क्या गंदगी के कारण वो पानी भी प्रदूषित हो जाता है और मच्छरों की भरमार हो जाती है। ऐसी समस्या पैदा होने लगी है। रही सही कसर नालियों ने भर दी है। नालियाँ तो बना दी गई लेकिन सफाई नहीं होती है, तो नालियों के कारण और काली नदी के गंदा होने के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है। लेखक अब चारपाई की ओर चलते हैं और सो जाते हैं। पत्नी अभी कुछ महिलाओं के साथ गपशप करती रहीं, थोड़ी देर बाद वह भी बिस्तर की सुध लेती हैं, सो जाती हैं। रात को बिजली आ गई, पंखा चलता है, ये लोग आराम से सो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह वो अपने काम से निपटते हैं और थोड़ा सा गांव में जंगलों में घूमते हैं, खेतों में घूमते हैं और कहते हैं कि खेतों पर घूमते घूमते उन्होंने यह देखा कि सारे लोगों से भेंट होती रहती है और खेतों में घूमते घूमते वो गांव के सारे दृश्य को देखते हैं और गांव के बाड़ों में पहुँचे जहाँ उनको निमड़ी की याद आई। लेखक घूमते घूमते एक ऐसे बाड़े में पहुँचे जहाँ नीम के ढेर सारे पेड़ हुआ करते थे, जिसको निमड़ी कहते हैं। तो निमड़ी में जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि लगभग 100 बीघे की ज़मीन पर नीम का बागीचा था। वो बागीचा क्या हो गया, जिसे निमड़ी कहते थे, वो भी नहीं है अब। गर्मी की छुट्टियों में वो लोग उसी पेड़ के नीचे खेला करते, बैठा करते, बच्चे कैंडी खेलते, बुजुर्ग महिलाएं नीम के नीचे बैठकर बातें करती और चरखा काटती, कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ करते रहते। कुछ लोग दोपहरी में नीम के नीचे बैठकर ताश खेलते रहते, किंतु वही खेत है, अब तो निमड़ी भी गायब हो गई। सिरिया ने कहा कि सारे नीम के पेड़ काट दिए गए। दुखी होकर बोला कि सारे नीम के, अर्थात गांव में जितने भी पेड़ पौधे, नदी नाले थे, तालाब जोहड़, सारे भर दिए गए, सारे काट दिए गए। एकदम परिवर्तन हो गया है गांव में। जो गांव वाले माहौल था पहले वह नहीं रहा और कहते हैं कि नीम के सारे पेड़ काट दिए गए। ऐसा क्यों? लेखक मान सिंह वर्मा पूछते क्यों सारे नीमड़ी काट दिए गए? तो कहा कि सिरिया ये बात बताते हैं कि किसी ने कह दिया कि कुछ दिनों बाद सरकार पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाने वाली है, इसलिए डर के मारे वो बात आने से पहले ही लोगों ने पेड़ को काट दिया और उसको खेत में ये कर दिया और सारे पेड़ों को काटकर उसको लकड़ियों को बेच दिया। तो कह रहे हैं कि आखिर मान सिंह वर्मा जी पूछते हैं आखिर पेड़ों को बेचकर मिला ही कितना होगा? पता है एक पेड़ साल में कितना ऑक्सीजन देता है हमें? शाम होते ही निमड़ी पर कौओं की काँव काँव और चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती थी। अब वो दृश्य देखने को कहाँ मिलेगा? गांव का जो वातावरण था जिसमें चिड़िया विड़िया आकर नीम के पेड़ पर बैठा करती थी और ऑक्सीजन जितना मिला करता था, वह सब अब कहाँ से मिलेगा? वह दृश्य कहाँ दिखेगा? थोड़ी देर चलते चलते लेखक जो है गांव में एक कुटी जी का है, जो ऋषि जी का एक आश्रम हुआ करता था, वहीं पर एक खेत था, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो कहते हैं जिसको कुटी जी का खेत कहते थे, वहाँ पर कुआं थी जिस पर रहट लगी थी। लेखक को वो पुरानी याद ताज़ा हो जाती है कि कुटी जी के खेत पर जाते ही वहाँ पर एक कुआं लगा रहता था, रहट लगा थी। रहट कहते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए जो ग्रिल जैसा लगा रहता है ना, वही रहट कहते हैं।
तो वह रहट भी लगी हुई थी, तो उनको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब इन खेतों को लेखक कभी नहीं भूल पाते हैं जहाँ से पूरा उनका बचपन बीता है। कहते हैं, बताते हैं सिरिया को, सिरिया 1963 की गर्मियों में मैं रहट हाँक रहा था। वो एक घटना बताते हैं कि मैं जब रहट हाँक रहा था ना यहाँ पर, तो अचानक 5-6 भेड़िए रहट के चबूतरे से सटकर निकलते हैं और मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया था कि अगर भेड़िए मुझको काट लेंगे, मुझको मेरा शिकार कर लेंगे तो मेरी क्या हालत होगी। ऐसा करके मैं बिल्कुल डर गया था और मेरी सांस थमने लगी थी। मैं 2 बैलों के बीच में छुपकर अपनी जान बचाया था। ये एक पुरानी घटना सिरिया को बताते हैं। वहाँ कुटी जी के खेत पर पहुँचते ही लेखक को वो घटना याद आ जाती है। नदी तट पर भी गए, काली नदी के तट पर गए, वहाँ भी उनको जो पहले जैसा वातावरण नहीं मिला। अब लेखक और लेखक के मित्र दोनों भरे पाँव से, दुखी मन से लौट रहे हैं। तभी रास्ते में प्रधान तारा सिंह मिल जाते हैं और तारा सिंह भी लेखक के परिवार के ही एक सदस्य हैं, बहुत निकट भी रहे हैं। वे अपनी बैठक में लेखक को लेकर चले जाते हैं। सारी बातें पता चलती हैं और गांव में खड़ंजा बिछवाकर नालियां बनवाना और इस तरह का काम जो तारा सिंह ने किया था, उसके नल लगवाना, शौचालय बनवाना, ये सारा काम जो तारा सिंह ने किया था उसके बारे में पता चला। लेखक ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। लेकिन तारा सिंह की आंखों में चमक देखकर लेखक खुश हो जाते हैं। कहते हैं अभी तो इतना ही काम किया है लेकिन और करना बाकी है। यह बात सुनकर लेखक बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है चाचा जी। हमने गांव के जोहड़ गंवा दिए हैं, निमड़ी गंवा दी है। जिस अनुपात में बाग बगीचे कटे हैं उस अनुपात में बाग बगीचे लगे नहीं हैं। गांव जल्दी ही सूखे की चपेट में आ सकता है। इसे आप एक बेसिक प्राइमरी स्कूल के अलावा जो बना था पहले, उसके अलावा स्कूल भी नहीं बन पाया है, तो मेरे लिए अभी और काम बाकी है। ये सारा तारा सिंह लेखक को बताते हैं और कहते हैं अभी तो हाई स्कूल भी नहीं हो सका है, गांव में कोई अस्पताल भी नहीं है, कोई गांव के सारे लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं, तो ये सारा काम करना बाकी है, ऐसा तारा सिंह उनको बताते हैं। सारी बातों को जानने के बाद कहते हैं कि आप तो जान रहे हैं कि सारा समाधान होते हुए बहुत सारे लोग अड़ंगा लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो कहते हैं समस्या का समाधान क्या है? तो कह रहे हैं, तारा सिंह बताते हैं कि हर विरोधी पार्टी कोई भी अच्छा काम होता है उसको करने में अड़ंगा लगाते हैं। तारा सिंह दुखी होकर बोलते हैं कि अभी जोड़ों को पुनः खोदने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन विरोधी पार्टी सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि विरोधियों को तो इस बात का डर होता है कि कहीं अच्छा काम ये करेंगे तो अगले चुनाव में इनको फिर से जीतना होगा, इसलिए वो अच्छा काम करने ही नहीं देना चाहते हैं और हर बार अच्छे काम में अड़ंगा लगाते हैं। तो विरोधी गांव का हित नहीं चाहते हैं, ऐसा मानसिक वर्मा जी पूछते हैं। तो उन्होंने कहा गांव के हित से पहले वो अपना हित चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये तारा सिंह अच्छा काम कर देंगे तो अगले साल भी प्रधान के चुनाव में वो जीत जाएंगे और विरोधी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, तो अच्छा काम करने ही नहीं देंगे जिससे कि तारा सिंह जीतें दोबारा। तो ऐसी सारी बातें लेखक को बताते हैं और कहे कि लेखक बताते कि मैं जब सेवानिवृत्त होऊंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तो गांव में आऊँगा और गांव में आकर कुछ लोगों का मार्गदर्शन भी करूंगा। तारा सिंह कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, सेवानिवृत्त होकर आप नवयुवकों का मार्गदर्शन कीजिए, आपका भी कोई फर्ज होना चाहिए गांव के प्रति। अवश्य मैं गांव के में आकर कुछ और ऐसे लोगों से संपर्क करूंगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सबसे मिलकर हम लोग गांव के प्रगति के लिए काम करेंगे। नीरज का बुलावा आ गया, ताऊ जी खाना तैयार है और इस तरह गुलावटी पहुंचाने के लिए मोटर कार भी आ गई और लेखक मोटर कार में बैठते हैं और गुलावटी से मेरठ की ओर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस तरह लेखक गांव से वापस मेरठ अपने शहर आ जाते हैं। और गांव में जाकर जो उन्होंने देखा, जितना परिवर्तन देखा, वो लेखक को बड़ी पीड़ा प्रदान करती है कि गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। आधुनिक युग की सुविधा तो हो गई है लेकिन पुरानी सारी चीज़ें, सारे पेड़, सारे जोहड़, सारे नदियों के साथ जो नाले बने थे सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये पानी की समस्या भी पैदा हो सकती है। वातावरण में भी गर्मी का माहौल ज़्यादा बढ़ सकता है, पेड़ों के काटने से ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। ये सारी समस्याएं गाँव के में जो पेड़ के कटने से और जोहड़ों के भरने से जो आएगी, वो समस्या से लेखक बड़े चिंतित होते हुए मन में दुखी होकर वापस लौट आते हैं।